सो आज हम लोग फिशर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चाय स्क्वायर टेस्ट देखा था। जैसे चाय स्क्वायर टेस्ट है उसी तरीके से हमारे पास एक फिशर टेस्ट और है, जिसकी मदद से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग फीचर सिलेक्शन भी करते हैं। तो फिशर टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, फीचर सिलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर क्या है फिशर टेस्ट। फिशर टेस्ट को एग्जैक्टली फिशर एग्जैक्ट टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको फिशर एग्जैक्ट टेस्ट टेस्ट दिखे तो ये फिशर टेस्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ कुछ थ्योरी लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं और फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। So Fisher exact test is a statistical test used to determine if the proportional or categorical in two group variables significantly different from each other. uh, इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास दो वेरिएबल दिए गए हैं, x और y वेरिएबल। ठीक है, तो फिशर टेस्ट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये पता लगा सके क्या ये दोनों फीचर इंडिपेंडेंट हैं। मतलब क्या किसी एक पर्टिकुलर फीचर के बेसिस पे दूसरे को कैटेगराइज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, जैसे एक एग्जांपल लें, सपोज हमारे पास एक एज नाम का फीचर है और अ, एक एक जो इसका टारगेट क्लास है वो है सपोज प्लेइंग गेम और नॉट। सपोज हमारे पास एक एज नाम के फीचर में जैसे कि एक काम करते हैं, हम लोग पेंट में चलते हैं, वहां पर देखते हैं, वहां थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाएगा पेंट ब्रश में। ठीक है, तो सपोज हमारे पास दो फीचर है, एक है हमारे पास एक्स और दूसरा है वाई। ठीक है, अब एक्स वाई ना लेके एज ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, एज और प्ले गेम। ठीक है, तो एज है और प्ले गेम सपोज। ठीक, एज में मल्टीपल एजेस हैं, जैसे हमारे पास कुछ एजेस हैं 23, 50, 24, 12, 34, 54, कुछ भी रैंडम हम वेरिएबल ले रहे हैं। अब इसके बेसिस पे हमारे पास एक क्लास फीचर है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर बंदे की एज 23 है, क्या वो गेम खेलता है, मतलब कोई किसी भी तरह की गेम, जैसे सपोज कर लेते हैं लेट्स से चेस। ठीक है, कि अगर क्या 23 एज वाले फ्रिक्वेंटली चेस खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो सपोज 23 में यस, ओके, 50 में नो, 24 में यस, 12 में नो। इन जनरल क्या होता है, चेस ऐसा गेम है जिसमें इन जनरल 14 प्लस पीपल और आई मीन 50 50 के अराउंड जितने पीपल 20 सॉरी 14 टू 50 एज ग्रुप के लोग ज़्यादातर खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम उसी तरीके का कुछ डेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 54, 32, ओके यस। ठीक, तो फिशर टेस्ट ये बताता है क्या हम इस एज फीचर के बेसिस पे ये कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर बंदा गेम खेलेगा कि नहीं। तो क्योंकि हमें यहाँ पर पता है तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं क्या, कि जितने भी पर्सन अबव 50 हैं वो गेम नहीं खेलेंगे, अबव या इक्वल टू 50 है तो वो गेम नहीं खेलेंगे, और जितने बिलो हैं तो वो गेम खेलेंगे। ठीक है, और इसमें एक लोअर एज लिमिट भी है जिसमें 14 हम लोग लगा सकते हैं, है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अ, यहाँ एक एज ग्रुप के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर बंदा गेम खेलेगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फीचर जो प्लेइंग गेम और नॉट, ठीक है, ये फीचर जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इस वाले फीचर पे, एज ग्रुप नाम के फीचर पे डिपेंड कर रहा है। तो यही डिपेंडेंसी हमें चेक करनी है। सपोज और कोई रैंडम वेरिएबल दिया, आई मीन कोई और फीचर दिया होता है, वेरिएबल या फीचर आप कुछ भी कहिए, सब एक ही है। ठीक है, सपोज और कोई फीचर दिया गया होता है, सपोज सैलरी दी है, पर्सन की एज भी दी है, सैलरी भी दी है। अब सैलरी एक ऐसा फीचर है जिसके बेसिस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर बंदा चेस खेलेगा कि नहीं खेलेगा, है ना। तो ये नहीं कह सकते। तो सैलरी और ये प्लेइंग गेम के बीच में जो डिपेंडेंसी होगी वो ना के बराबर होगी, जबकि एज एज और प्लेइंग गेम के बीच में जो डिपेंडेंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फिशर टेस्ट क्या बताता है कि
ये पर्टिकुलर फीचर इसके साथ कितना इंडिपेंडेंट है। एग्जैक्टली जो हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है, अगर हाइपोथेसिस आप लोगों को नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी इस पे बना रखी है हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, वहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारी फिशर टेस्ट की जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ये कहती है कि ये और ये कोई भी दो फीचर जो है वो क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट है, मतलब इसके और इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि ये दोनों फीचर क्या है, डिपेंडेंट है। तो अगर फिशर टेस्ट के थ्रू, फिशर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू हमने ये नल हाइपोथेसिस प्रूव होती है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी कहा कि अगर नल हाइपोथेसिस करेक्ट होती है तो दो फीचर इंडिपेंडेंट। तो जाहिर सी बात है सैलरी और जब प्लेइंग गेम फीचर लेके हम चलेंगे, फिशर टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वहां पर नल हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगी, मतलब ये दोनों फीचर इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। उसी तरीके से अगर ये दो फीचर लेके चलेंगे तो हमारी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाएगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ना अब फिशर टेस्ट एग्जैक्टली क्या करता है। तो फिशर टेस्ट क्या करता है, दो फीचर के बीच में इंडिपेंडेंस चेक करता है, मतलब दो फीचर इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है। नल हाइपोथेसिस जो होती है फिशर टेस्ट की वो यही होती है कि दो फीचर हमारे इंडिपेंडेंट हैं। ये चीज़ एकदम माइंड में रख लेनी है कि जो नल हाइपोथेसिस होगी फिशर टेस्ट की वो क्या होगी, दो फीचर इंडिपेंडेंट है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, दो फीचर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर एक बाउंड्री और आ जाती है। हमें क्या चीज़ समझ में आ रही कि हम यहाँ पर दो फीचर को लेके ही टेस्टिंग कर सकते हैं, एक साथ तीन या चार फीचर को लेके टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ और समझ में आ रही है कि ये एक सुपरवाइज टाइप का एल्गोरिदम है, सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्लास लेवल्स हैं, विदाउट क्लास लेवल हम लोग नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा फाइनल जो आउटपुट लेवल होना चाहिए वो कैटेगरिकल टाइप का होना चाहिए या प्रोपोर्शनल टाइप का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैटेगरिकल टाइप का या प्रोपोर्शनल टाइप का। यहाँ तो जैसे कैटेगरिकल टाइप का है, प्रोपोर्शनल टाइप का इन द सेंस जैसे कह सकते हैं कि ओके, जैसे कुछ कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अलावा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ कि किसी एक फीचर में बस दो ही तरीके के वो हैं, आ, मतलब क्लासेस हैं, जैसे ग्रेटर देन 50%, लेस देन 50%। तो वहाँ पर दो ही क्लास होगी, या तो ग्रेटर देन 50%, मतलब एक प्रोपोर्शन बता रहे हो, 50% से अबव एंड 50% से बिलो। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल डेटा सेट। यहाँ पर तो कैटेगरिकल है, दो कैटेगरी हैं, यस और नो, यस और नो। प्रोपोर्शनल में दो भी हो, वैसे कैटेगरिकल में भी दो से ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि दो से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, कैटेगरिकल में ये तय है कि दो या दो से ज़्यादा होगी, दो से कम नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रोपोर्शनल डेटा सेट की, तो प्रोपोर्शनल डेटा सेट में कुछ भी हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, 15% से अब 15% से बिलो, 30% से अब 30% से बिलो। यहाँ एक प्रोपोर्शन लेके चल रहे हैं, 50%, 30%, 60%। यही नहीं और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बस मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा प्रोपोर्शन का। ठीक है, जैसे एक प्रोपोर्शन, जैसे हीमोग्लोबिन अगर सपोज किसी पर्टिकुलर बंदे का है तो above 7 hemoglobin and below 7% hemoglobin. I mean 7, that is the unit of hemoglobin, like in general, जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसकी हीमोग्लोबिन, जो आई मीन हेल्दी इंसान होता है उसकी हीमोग्लोबिन 7 से ग्रेटर होती है। इन जनरल मिनिमम जो मानी जाती है 7 मानी जाती है, कि अगर 7 है तो एटलीस्ट वो जो पर्सन होगा हल्का फुल्का सिक होगा। ठीक है, तो यहाँ एक प्रोपोर्शन टाइप का हम लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 7। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से वो कैटेगरी ही है, कह सकते हैं कैटेगरी है, बट उसको प्रोपोर्शनल वे में हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें तीन चीज़ें समझ में आई। एक तो कैटेगरिकल डेटा सेट होना चाहिए, लेबल्ड कैटेगरिकल या प्रोपोर्शनल डेटा सेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, हम यहाँ पर दो फीचर लेके ही टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना। और तीसरी चीज़ क्या है, ये एक सुपरवाइज एल्गोरिदम है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है उसका क्लास लेवल अवेलेबल है। और जबकि चाई स्क्वायर टेस्ट में हम लोगों ने देखा था
इनपुट भी हमारा कैटेगरिकल था, आउटपुट भी कैटेगरिकल था, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चाय स्क्वायर टेस्ट देखा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा इनपुट न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। ये नहीं जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल ही होगा, न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हमारा इनपुट लेवल है, इनपुट है, इनपुट फीचर है, और आउटपुट फीचर क्या है, कैटेगरिकल है। तो फिशर टेस्ट वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ इनपुट न्यूमेरिकल और आउटपुट कैटेगरिकल हो, ठीक है, कैटेगरिकल या प्रोपोर्शनल। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी फिशर टेस्ट के बारे में। अब जब हम लोग फिशर टेस्ट करते हैं तो उसके कुछ एजम्पशन है। जैसे सबसे पहले रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल का मतलब क्या है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, फीचर सिलेक्शन के लिए नहीं है, उतना नहीं है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब करते हैं तो जो हम लोग रैंडमली सेलेक्ट, बेसिकली फीचर टेस्ट, यहाँ पर तो हमारे पास दो फीचर है, लेकिन जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो एक ही फीचर में से दो दो सैंपल उठा के हम चेक करते हैं कि ओके ये दोनों सैंपल क्या इंडिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंट है ना। तो अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो हमारे जो सैंपल का सिलेक्शन होना चाहिए वो रैंडम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग फीचर फीचर सिलेक्शन देख रहे हैं, तो अभी इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। इंडिपेंडेंस मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो दोनों इंडिपेंडेंस है। जो हमारी नल हाइपोथेसिस तो यही है कि दोनों फीचर इंडिपेंडेंस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, दोनों अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कब आपको फिशर एग्जैक्ट टेस्ट करना चाहिए। तो जब भी हमें दो वेरिएबल के बीच में टेस्टिंग करनी हो तब हम फिशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास कैटेगरिकल या प्रोपोर्शनल डेटा सेट हो, जो फाइनल आउटपुट लेवल हो, और अगर कैटेगरिकल है और प्रोपोर्शनल है तब हमें एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ करना चाहिए, है ना। जब दो ही फीचर होंगे तभी हम यूज़ करेंगे। और इंडिपेंडेंस सैंपल का, आई मीन दो, हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों फीचर इंडिपेंडेंस है, तब हम फीचर फीचर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फिशर टेस्ट तभी अप्लाई करें जब आपका जो डेटा सेट है वो छोटा हो। जब डेटा सेट बड़ा है तो उस केस में आप चाई स्क्वायर टेस्ट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जब डेटा सेट काफ़ी बड़ा है, नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा है, तो आप चाई स्क्वायर टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप आई मीन कैटेगरिकल फीचर, आई मीन आउटपुट लेवल कैटेगरिकल, और इनपुट लेवल, इनपुट फीचर जो है न्यूमेरिकल टाइप का हो सकता है, ठीक है। वहाँ वहाँ पर भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर। लेकिन इन जनरल जो चाई स्क्वायर टेस्ट होता है वो कैटेगरिकल टू कैटेगरिकल किया जाता है, ठीक है। कैटेगरिकल फीचर से कैटेगरिकल फीचर, आई मीन इनपुट भी आपका कैटेगरिकल होगा, आउटपुट भी आपका कैटेगरिकल होगा, ठीक है। या प्रोपोर्शनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। कौन कौन से स्टेप होंगे अगर हम लोग फिशर टेस्ट करने जा रहे हैं, आई मीन जो फीचर सिलेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं फिशर टेस्ट के थ्रू, तो वो कैसे करेंगे, है ना, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें तो डेटा सेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेटा सेट प्रिपेयर करने के बाद दो फीचर हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनके बीच में हमें इंडिपेंडेंस, आई मीन डिपेंडेंसी चेक करनी है, ठीक है, कि कितना परसेंट ये डिपेंडेंट है इस पे। आई मीन फिशर टेस्ट ये भी बताता है कि कितना परसेंट डिपेंड है, तो कितना डिपेंड है ये भी बताता है। ज़्यादा डिपेंड है, कम डिपेंड है, ये सारी चीज़ें बताता है ना। और उसके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हो कि इस फीचर को हमें रिमूव कर देना चाहिए, इसको रखना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी होता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे डेटा सेट से, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। हाइपोथेसिस इन द सेंस कि वही कि दो फीचर हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है। हाइपोथेसिस में दो हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो दो दो टेस्टिंग करते हैं। अगर जैसे नहीं पता तो प्रीवियस वीडियोस में है, वहाँ जाके देख सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, ठीक। तो दो हाइपोथेसिस हम डिफाइन करेंगे, एक होती है नल हाइपोथेसिस, दूसरी होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी, दोनों फीचर इंडिपेंडेंट हैं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, दोनों फीचर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और डिफाइन करनी पड़ेगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या पी वैल्यू। अब ये क्या होता है, अगेन आते हैं इस पे हम लोग। जैसे हमारे पास ये और ये फीचर है, ठीक है, दो फीचर है, इनके बीच की डिपेंडेंसी हम चेक करेंगे। सपोज इसने कुछ वैल्यू रिटर्न करके दी, ठीक है। देखो फिशर फिशर जो टेस्ट होता है वो ये बताता है कि ये दोनों
फीचर डिपेंडेंट है कि नहीं है या इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका लेवल भी बताता है कितने परसेंट डिपेंडेंट है, कितने परसेंट इंडिपेंडेंट है। तो अगर हमें अपने डेटा सेट से कोई फीचर रिमूव करना जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसा फीचर जो बहुत ही कम डिपेंडेंट है हमारे आउटपुट लेवल पे, आउटपुट क्लास में, ठीक है, उसी फीचर को हम हटाएंगे। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंट हमारा जो फीचर इम्पोर्टेंट हो कि उसको रख लें और कितने परसेंट फीचर हमारा अनइम्पॉर्टेंट हो कि उसको हटा दें। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सिग्निफिकेंस वैल्यू डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू। जैसे अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो वहाँ क्या होता है कि ज़्यादातर जो डेटा पॉइंट होते हैं वो मीन के आसपास होते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होंगी हमारी, तो वहाँ वहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि अगर सपोज कोई हमारे पास एक सिंपल सा फीचर दिया गया, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो नेग्लेजिबल 5% पॉइंट होते हैं, जो 5% पॉइंट होते हैं, वो मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर होते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर मैक्सिमम डेटा पॉइंट लाई करेंगे, और इसके बाद मतलब 3rd स्टैंडर्ड डेविएशन इधर और थ्री टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इधर, ठीक है। तो इसके बाद जितने डेटा पॉइंट होते हैं वो 5% होते हैं। मतलब अगर सपोज हमारे पास यही फीचर दिया है, ठीक है, यही फीचर दिया है, अब इसमें कुछ और डेटा पॉइंट होंगे, जैसे आ गया 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, ठीक है। तो जब आप लोग डेटा कलेक्शन करते हो तो मैक्सिमम डेटा पॉइंट इसके अंदर लाई करते हैं, मतलब जैसे 23, 50, 24, 12, 34, 54, ये इस रीजन में लाई करेंगे, जबकि 5 और 6 समवेयर इधर लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि मीन वैल्यू अगर देखा जाए इसकी, तो समथिंग अराउंड मान लेते हैं हम लोग 30, तो ये मीन वैल्यू हो जाएगी 30। अब 30 से इधर जाएंगे, मतलब क्या, 30 से लेस, 30 से अबव, ठीक है। तो 30 से लेस हमारे पास काफ़ी है, जैसे 23, 24 है और 12 भी है। तो 12 काफ़ी दूर है हमारी मीन वैल्यू से। तो 5% ही डेटा पॉइंट कहाँ होते हैं, यहाँ पर लाई करते हैं। इसी तरीके 5% डेटा पॉइंट, मतलब 2.5% इधर, 2.5% इधर, टोटल 5%, ठीक है। तो पी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, पी वैल्यू 0.05, मतलब 5%, 0.05, ठीक है। तो 3rd स्टैंडर्ड डेविएशन तक हमें इसके मतलब 3rd स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ 5% वैल्यूज मिलती हैं डेटा सेट की, जो कि अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। इनके बीच इनके इनका जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन टास्क में, है ना। तो इनको रिमूव किया जा सकता है ना। तो आ, यही यही क्या होती है, पी वैल्यू होती है। पी वैल्यू क्या मतलब 5%। यहाँ पर क्या है, 5%, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 5%। मतलब जो ये 5% डेटा है, इनको हम अपने डेटा सेट से रिमूव कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटाने के लिए, ठीक है। तो सेम सेम फंडा हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे आखिर कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें फीचर को नेगले, यहाँ पर तो हम डेटा पॉइंट हटा रहे हैं, मतलब एक एक रो पॉइंट। हम जो टेस्टिंग करने चाह रहे हैं फीचर में, वहाँ पर पूरा पूरा फीचर ही हटाएंगे। वो देखेंगे कि आखिर ये कितना परसेंट इस पर डिपेंडेंट है। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये फीचर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। अभी अभी समझ में आएगा, कुछ देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा टोटल डेटा सेट है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, हम लोगों ने क्या किया, एक सिग्निफिकेंस लेवल डिफाइन किया। तो यहाँ पर भी हम लोग जो सिग्निफिकेंस लेवल या पी वैल्यू है वो लेके चल रहे हैं ऑलमोस्ट हम लोग लेके चल रहे हैं ऑलमोस्ट 5%। तो पी वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे 0.05%, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है स्टेप, वो क्या है, परफॉर्म फिशर टेस्ट। अब हमें फिशर टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और फिशर टेस्ट हमें एक स्कोर रिटर्न करके देगा, ठीक है, एक स्कोर रिटर्न करके देगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाइपोथेसिस का इस फिशर स्कोर जो ये स्टेप रिटर्न करके देगा,
फिशर रैंक, उसका क्या रिलेशन है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, जब आप दो फीचर के बीच में हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो एग्जैक्टली आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि इन दोनों फीचर को मिला के एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं। जैसे अभी अगर इसको प्लॉट करेंगे तो इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको प्लॉट करेंगे तो इसका एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सपोज मान लेते हैं हम, अब ऐसा है तो कैटेगरिकल, लेकिन हम मान लेते हैं कि हम एक, ये है हमारा किसका डिस्ट्रीब्यूशन, ए का, और ये क्या है, पी का। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इन दोनों फीचर को मिलाने जा रहे हैं एग्जैक्टली, एक तरीके से कहते हैं मिला के इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जब दो फीचर हम लोग मिला के एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है, सपोज ये दो फीचर थे, इन लोगों में ज्वाइन करके हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो उससे एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगा। ठीक है, सॉरी, उससे एक नया डिस्ट्रीब्यूशन बन के आएगा। सपोज वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम लोगों ने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन बन के आया है, अब इसमें वो 5% कितने होंगे। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया कि ये 3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद जो है 5% डेटा पॉइंट लाई करेंगे। मतलब क्या कि जब मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जो वैल्यू होंगी वो हमारे लिए बेकार है। और इसी तरीके से इस तरफ भी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर बढ़ेंगे तो उसके बाद जितनी वैल्यू है वो बेकार है। अब लेकिन क्योंकि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये जो कहानी है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होती है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की। लेकिन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने इन दोनों को मिलाया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो नॉर्मल नहीं होता है, इसको बोलते हैं क्या, फिशर डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हम लोगों ने फिशर फॉर्मूले के थ्रू इन दोनों को कंबाइन करके एनालिसिस किया, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको बोलेंगे फिशर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, फिशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो फाइनल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा एफ फिशर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, फिशर होगा, फिशर। एफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया एनोवा में, हम लोग देखेंगे। ठीक है, एफ अलग है, फिशर अलग है, तो इसको हम लोग लिख ही देते हैं, अदरवाइज लोग कंफ्यूज होंगे। ये हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये याद रखना है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिशर डिस्ट्रीब्यूशन है ये। अब क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा 5% कहाँ पर लाई करेंगे, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक करेंगे, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे, हमें ये नहीं पता है ना। तो कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये जो नया डिस्ट्रीब्यूशन आया, सपोज उसका जो मीन वैल्यू था वो ये था। ठीक है, अब कैसे ये डिसाइड करेंगे कि इधर जो हम आगे बढ़ें कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक बढ़ेंगे तो हमें उसके बाद जो है नेग्लेजिबल पॉइंट मिलेंगे, या इस तरफ जो हम आगे बढ़ेंगे तो हमें नेग्लेजिबल पॉइंट मिलेंगे। हम लोग ये नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे गए और उससे ये पता चला कि ओके, जो हमारा जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे नॉर्मल के लिए हम लोगों ने निकाला था 3 स्टैंडर्ड डिवीजन, उसी तरीके से फिशर के लिए भी एक पॉइंट निकाला गया अलग अलग सिग्निफिकेंस के लिए, अलग अलग सिग्निफिकेंस के लिए, कि 0.5 के लिए, 0.05 पी वैल्यू के लिए जो सिग्निफिकेंस लेवल होगी वो कुछ, उसकी सपोज वैल्यू आई 3.14। ठीक है, 3.14 समथिंग आ गई। ठीक है, हाँ, और सपोज 1% के लिए कुछ और आ गई, 2 पॉइंट समथिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से एक टेबल बना दी गई है कि जब हमारा एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें अगर जो एफ स्कोर की वैल्यू जो कि हमें उस एफ टेस्ट से मिलने वाली है, अभी एफ टेस्ट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन जो अगर उस फिशर टेस्ट से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट की वैल्यू अगर हमारे इस इस पॉइंट से लेस आती है तो हम कह देंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस सही है। अगर ग्रेटर आती है तो उसको बोल देंगे कि नल हाइपोथेसिस गलत है। ठीक है, अब ये चीज डिपेंड करती है, देखो एक्सपेरिमेंट करके ये भी देखेगा कि जो फिशर का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग अलग है। जैसे सॉरी, डिग्री ऑफ डिग्री,
अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग अलग है, अलग अलग सिग्निफिकेंस लेवल के लिए भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखेगा, ठीक है। तो अगर सिग्निफिकेंस लेवल हम लोगों ने लिया है 0.05, ठीक है, अगर ये लिया है तो उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। और अगर सिग्निफिकेंस लेवल कुछ और लिया है तो उसके लिए अलग टेबल बनेगी, ठीक है। 1 लिया है तो उसके लिए अलग बनेगी। तो इस तरीके से एफ डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास टेबल अवेलेबल है सिग्निफिकेंस लेवल के हिसाब से। साथ ही साथ एक चीज़ और एक्सपेरिमेंट में देखी गई कि जैसे जैसे इन दोनों फीचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम बदलती है, चेंज होती है, तो वैसे वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है। तो सपोज इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो सपोज मान लिया इस तरीके से मिल गया हमें ग्राफ। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बढ़ाई, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो बढ़ाई, तो थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज इस तरीके से हो गया, ठीक है। और इसकी भी बढ़ाई तो और हमारा कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि नॉर्मल होता चला जाता है। जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते हैं तो ये जो हमारा स्क्यूड कर्व आ रहा है वो नॉर्मल होता चला जाता है, ठीक है। इन जनरल मतलब देखा गया एक्सपेरिमेंट से। तो 3 चीज़ें हमें वैरी हो रही हैं। एक तो क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 1 फीचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2 फीचर। तो इन तीनों वेरिएबल के बेसिस पे अलग अलग टेबल बनाई गई हैं। मतलब 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट फीचर इज 2 एंड सेकंड फीचर इज 2। तो उसके लिए क्या वैल्यूज होंगी। फिर उसी तरीके से दूसरी टेबल बनाई बनाई गई है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज 1 है तो उस केस में अगर डिग्री डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सपोज 0.10 है तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे क्या वैल्यू होगी। तो इसके लिए पूरी पूरी एक टेबल बना दी गई है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, अभी टेबल भी देखेंगे। जैसे एक एक एग्जांपल देख ही लेते हैं हम लोग, ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फिशर के लिए देखो यहाँ पर दिया गया जो अल्फा वैल्यू यहाँ पर लिखा हो, अल्फा का मतलब वही सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। तो 0.10 मतलब 10% के लिए ये टेबल है। जैसे क्लिक किया हम उस टेबल तक पहुँच गए, ठीक है। फिर उसके बाद 0.05 के लिए अलग टेबल है, इसके लिए अलग टेबल है, सबके लिए अलग अलग टेबल है। जैसे 0.25 पे क्लिक करेंगे तो उसकी अलग टेबल। अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ भी बना हुआ है यहाँ पर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बता रहा है कि फर्स्ट फीचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सेकंड फीचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। और फिर उसके हिसाब से कई सारे एक्सपेरिमेंट करे गए और ये वैल्यू निकाली गई कि अगर इस वैल्यू से लेस है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का चांस है कि करेक्ट है, मतलब नल हाइपोथेसिस करेक्ट है और इसके बाद नल हाइपोथेसिस रॉन्ग है। और इसमें जो पहला कॉलम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट फीचर, मतलब जो क्लास लेवल होगा, आउटपुट लेवल होगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 क्या है, जो इनपुट फीचर है वो, ठीक है। ये क्या है, क्लास फीचर, ये आई मीन आउटपुट फीचर, ये इनपुट फीचर है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखो अल्फा की वैल्यू 0.05 0.25 0.025। तो इसका मतलब क्या है, ये अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये है तो फिर हम चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है अब हमारे फीचर की। जैसे अभी अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा, तो जो फाइनल क्लास लेवल है उसमें 2 हमारे पास फीचर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हो जाएगी 1। मतलब टोटल जितने भी क्लासेस होते हैं, अगर हमारे यहाँ इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 2 क्लासेस है, तो 2 - 1 हमेशा एक एक सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हुए, 1। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, अगर कंटिन्यूस वैल्यू है तो कंटिन्यूस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सपोज इसमें ये 2 डेटा पॉइंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही डेटा सेट है। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज, जितनी भी रोज हैं अगर कंटिन्यूस वैल्यू है तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7, तो जितनी रोज होंगी उससे एक कम, वही होगा इस वाले फीचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 7 - 1, 7 है ना, 7, हाँ, 7 - 1 क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई 1 और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई क्या, हमारी 6। तो इन और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने डिफाइन किया 0.5। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टेबल में जाएंगे, 0.5 के लिए पहले टेबल देखेंगे, 0.05 के लिए। और जो आउटपुट लेवल का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है
इनपुट लेवल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है हमारा 6। तो हम लोग इस वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, ये हमारी क्या है क्रिटिकल वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू जो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ स्कोर जो हम एफ टेस्ट करेंगे, अभी कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। एफ टेस्ट करेंगे तो वो एक वैल्यू रिटर्न करके देगा और इस टेबल से हमें एक वैल्यू रिटर्न होके मिलेगी, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर टेस्ट की हुई वैल्यू, मतलब टेस्ट के बाद जो वैल्यू आई है वो अगर इस वैल्यू, मतलब इस वैल्यू से क्या है ग्रेटर है तो नल हाइपोथेसिस रॉन्ग, और इससे लेस है तो नल हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से देखना, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक बार पूरी वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार देखना, ठीक है, सब सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने वाले, नल हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। कैसे, फिशर टेस्ट के थ्रू। फिशर टेस्ट एक स्कोर रिटर्न करके देगा। अब उस स्कोर को इस टेबल के स्कोर से मैच कराएंगे। अगर टेस्ट से आया हुआ स्कोर इस टेबल के स्कोर से बड़ा है तो नल हाइपोथेसिस रॉन्ग, मतलब फीचर इंपॉर्टेंट है। और अगर इस टेबल के एफ स्कोर से, मतलब फिशर स्कोर से अगर लेस आया है तो नल हाइपोथेसिस हमारी रॉन्ग है, नल हाइपोथेसिस, सॉरी, नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। मतलब इस मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस टेबल से मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट से अगर हमारा कैलकुलेट किया हुआ फिशर स्कोर ग्रेटर है, मतलब इस तरफ है, तो क्या है, हमें रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस, और लेस है तो एक्सेप्ट करना है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब दोनों फीचर क्या है हमारे इंडिपेंडेंट है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं मतलब दोनों फीचर डिपेंड डिपेंडेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो मेन फंडा क्या है कि फिशर स्कोर कैसे निकालेंगे, वो चीज़ हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ कोड भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो फिशर स्कोर है वो कैसे निकाला जाता है, अच्छा, दो चीज़ें और, सॉरी, चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब एक काम करते हैं, एक एक स्टेप करके चलते हैं ताकि कोड भी देखते चले और आउटपुट भी देखते चलें, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, दो वेरिएबल सेलेक्ट करना। तो हमने यहाँ पर एक आयरिस आयरिस सेटोसा सॉरी आयरिस डेटा सेट इंपोर्ट कर रखा है जिसमें हमारे 4 कॉलम है। एक है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, और स्पीसीज दे रखी है। बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के फ्लावर हैं और उनमें दो तरह की लीव्स होती हैं, दो तरह की फ्लावर में दो तरह की लीव्स होती हैं। एक को बोलते हैं सेपल, दूसरे को बोलते हैं पेटल, ठीक है। तो उस पट्टी एक एक फ्लावर के मतलब जो एक तरीके के दिखते हैं, तीन तीन फ्लावर हैं, वैसे स्पीसीज में 3 फ्लावर हैं, आयरिस सेटोसा, आयरिस वर्जिनिका और आयरिस वर्सिकलर, ठीक है। तो तीनों तीनों में दो दो लीव्स होती हैं, सेपल और पेटल, ठीक है। अब इनकी विड्थ और लेंथ के हिसाब से ही हम लोग कैटेगराइज करते हैं इन 3 फ्लावर को कि ये आयरिस सेटोसा होगा, ये आयरिस वर्जिनिका होगा, ये आयरिस वर्सिकलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 फीचर दिए हैं, सेपल की लेंथ, सेपल की विड्थ, पेटल की लेंथ, पेटल की विड्थ, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम पेटल लेंथ और स्पीसीज ये दो फीचर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा सेट रीड करते हैं। तो हमने यहाँ पर इतने में डेटा सेट रीड कर लिया। तो उसके बाद दो फीचर हमने इस डेटा सेट से सेलेक्ट किए, पेटल लेंथ और स्पीसीज, मतलब वो कौन सा स्पीसीज होगा, सेटोसा, वर्जिनिका, वर्सिकलर, आयरिस सेटोसा होगा या आयरिस वर्जिनिका या आयरिस वर्सिकलर, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें जो स्पीसीज का कॉलम है वो कैटेगरिकल टाइप का है, तो हमें इसको पहले न्यूमेरिक बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाना होगा, न्यूमेरिक, तभी हमारा मॉडल काम करता है, ठीक है। तो पहले हम इसको न्यूमेरिक बना लेते हैं। न्यूमेरिक कैसे बनाएंगे, लेबल इनकोडर के थ्रू। कैसे, लेबल इनकोडर के थ्रू। तो हमने एक sklearn प्री प्रोसेसिंग से ऑर्डिनल इनकोडर लिया है और जो स्पीसीज नाम का जो कॉलम है उसको क्या किया है, न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और साथ ही साथ ओके ओके आईडी कॉलम को ड्रॉप कर सकते थे बट हमने अभी नहीं किया है क्योंकि आईडी कोई फीचर नहीं है, इसको रिमूव कर सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि पेटल लेंथ को एक्स बोल रहे हैं और स्पीसीज को वाई बोल रहे हैं। आ, थोड़ा सा आगे चीज़ें समझने में आसान होगा, एक्स और वाई लेके चलेंगे तो, ठीक। तो जब हम प्लॉट कर रहे हैं डेटा फ्रेम को विद 2 फीचर, मतलब ये क्या है,
फाइनल क्लास लेवल और ये हमारा पेटल लेंथ है, ठीक है। तो अब इस पे ही हम लोग फीचर का डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि पेटल लेंथ पे क्या कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, मतलब पेटल लेंथ क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला पहला तो हम लोगों ने डेटा सेट ट्रीट कर लिया, दूसरा क्या है, हाइपोथेसिस डिफाइन करेंगे और पी वैल्यू। तो हम लोग हाइपोथेसिस क्या डिफाइन कर रहे हैं कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और पी वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है। अब हम फिशर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो फिशर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि क्या है, ये बेसिकली फॉर्मूला रिटर्न करता है फिशर स्कोर, वही जो टेबल के साथ कंपैरिजन करना, वही स्कोर रिटर्न करके देता है। तो इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एन जे मल्टीप्लाई बाई म्यू ऑफ आई जे माइनस म्यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन जे इंटू रो स्क्वायर ऑफ आई जे, रो आई जे स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एक एक टर्म का मतलब समझ लेते हैं क्या। आ, सबसे पहले आते हैं म्यू आई पे। म्यू आई क्या है कि जो हमारा इनपुट फीचर है उस उसका मीन वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमारा जो x है इसकी मीन वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या है, म्यू आई जे, म्यू ये है आई, ठीक है, और ये है जे। इसको बोल रहे हैं हम लोग, x को आई और इसको जे बोल रहे हैं, मतलब एक एक आई इंस्टेंस की बात चल रही है इसलिए आई और जे लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आखिर सेटोसा क्लास के जितने भी फ्लावर हैं, ये म्यू क्या है, मीन है। मीन है, किसका मीन है, हाँ जैसे यहाँ पर तीन कैटेगरी हैं, अगर देखेंगे तो तीन कैटेगरी, 0, 1 और 2। तो 0 कैटेगरी में जितने भी पेटल लेंथ है उन सब का मीन, फिर उसके बाद 1 कैटेगरी में जितने भी पेटल लेंथ है उन सब का मीन, और फिर 2 कैटेगरी में जितने भी फीचर है उनका मीन। मतलब क्या कि हम लोग कैटेगरी के हिसाब से इस एक्स को अलग करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे सारे एक्स जो कि क्लास 0 से बिलोंग करते हैं, ऐसे सारे एक्स जो क्लास 2 से बिलोंग करते हैं, ऐसे सारे एक्स जो क्लास आई मीन क्लास 0 से, क्लास 1 से और क्लास 2 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो म्यू आई जे क्या है कि आ, ऐसे सारे के सारे रो जो कि क्लास 0 से बिलोंग करते, क्लास जे का मतलब है क्लास लेवल, ठीक है। तो क्लास लेवल है, जे क्या है, क्लास लेवल है। तो 0 क्लास लेवल, 1 क्लास लेवल और 2 क्लास लेवल। आई क्या है, आई एक एक डेटा पॉइंट है, एक एक डेटा पॉइंट मतलब एक एक रो है। तो पहले क्या करेंगे, ऐसे सारे के सारे, जैसे हम इस पे एक टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पर अगर सपोज हमें म्यू आई जे निकालना है, ठीक है। तो क्या 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 करेंगे, मीन मीन निकालना है। सबसे पहले तो एक हाँ ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर सपोज हमें ये एक एक करके सारी चीज़ें निकालनी है, जैसे म्यू आई जे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डी एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ वाई जहाँ जहाँ पर 0 है, ठीक है, वो, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम है, एक्स, ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ डी एफ, डी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, ओके, 0.0, 0.0 अगेन की एरर, ओके, let me do this. डेटा फ्रेम अभी रीड नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब अगेन रीड हो गया, अब सेशन एक्सपायर हो गया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक।
तो हमने यहाँ पर फिल्टर किया है डेटा फ्रेम को कि जहाँ जहाँ y में 0 है सिर्फ वही सारे x हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सारे x आ गए जहाँ पर y 0 था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस इन सारे x का एक तो मीन निकालना है, तो इसी तरीके से जहाँ जहाँ y में 1 क्लास है उन सब का मीन निकालना है, और फिर उसके बाद 2 के लिए, ठीक है। तो म्यू आई जे क्या है, आई तो ये है 1 2 3 4 5 6 ये है, और जे क्या है, क्लास 0 क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, फाइनल क्या करना है कि म्यू आई क्या है, एक्स फीचर का टोटल मीन है, माइनस सॉरी सॉरी म्यू आई जे क्या है, म्यू आई जे है इंडिविजुअल क्लास में जितने भी एक्स हैं उनका मीन है, ठीक है। तो म्यू आई जे मतलब आइरिस सेटोसा फ्लावर के जितने भी एक्स पॉइंट है उनका मीन, आइरिस वर्जिनिका जितने भी डेटा पॉइंट है उनका मीन, आइरिस वर्सी कलर आइरिस वर्सी कलर क्लास में जितने भी एक्स हैं उन सब का मीन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो नॉमिनेटर में अगर हम लोग देखें तो आइरिस सेटोसा के जितने भी पेटल लेंथ है उन सब का मीन निकाल के टोटल मीन से सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे। फिर आइरिस वर्जिनिका का जो भी मीन है उसको टोटल मीन से सब्सट्रैक्ट करके फिर स्क्वायर करेंगे। आइरिस वर्सी कलर का जो भी मीन होगा उसको टोटल मीन से सब्सट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करेंगे। और एन जे क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट इन वन क्लास। जैसे आइरिस सेटोसा में कितनी रोज हैं, जब यहाँ पर मीन हम लेंगे आइरिस सेटोसा का, ठीक है, तो यहाँ पर आइरिस सेटोसा में जितनी भी रोज होंगी उनका नंबर लेंगे, जब यहाँ पर वर्जिनिका होगा तो उनका नंबर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज लेंगे, और वर्सी कलर होगा तो उसका नंबर ऑफ रोज लेंगे। तो जे यहाँ पर भी लिखा है, जे यहाँ पर भी लिखा है, ठीक। और सबका फिर सम कर देंगे एक एक करके। तो एक बार आइरिस सेटोसा के लिए, आइरिस वर्जिनिका के लिए, आइरिस वर्सी कलर के लिए, फिर उनका सब सम कर देंगे तो नॉमिनेटर निकल आएगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर हम लोग निकालेंगे। डिनोमिनेटर कैसे निकालेंगे, एनजे मतलब वही अलग अलग क्लास में जितने डेटा पॉइंट है उनका नंबर, उनका काउंट, इनटू रो स्क्वायर आई जे। तो अगेन हर एक क्लास में जितने भी डेटा पॉइंट है उनका वेरिएंस, वेरिएंस है, रो का मतलब वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर। तो आइरिस सेटोसा में जितने भी एक्स मतलब आइरिस सेटोसा फ्लावर के जितने भी फ्लावर होंगे उनकी पेटल लेंथ का वेरिएंस, फिर वर्जिनिका के जितने भी फ्लावर होंगे उनकी पेटल लेंथ का वेरिएंस, और वर्सी कलर के जितने भी फ्लावर होंगे उनकी पेटल लेंथ का वेरिएंस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर निकाल लेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो एक काम करते हैं, एक एक करके हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नॉमिनेटर, पहले नॉमिनेटर कैलकुलेट करते हैं। तो नॉमिनेटर के लिए सबसे पहले ये मीन चाहिए, एक्स 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 जो फीचर है उसका मीन चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स फीचर का मीन निकाल के म्यू आई में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, कर लिया। अब हमें क्या करना है कि आइरिस वर्जिनिका में सपोज वर्जिनिका और इन सबको एक काम करते हैं 0 1 2 लेके चलना है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आइरिस सेटोसा 0, वर्जिनिका 1 और वर्सी कलर 2, ठीक है। तो अब 0 क्लास के जितने भी डेटा पॉइंट है उनका मीन, तो हम यहाँ पर एक फिल्टर लगाएंगे कि जहाँ जहाँ हमारी क्लास 0 है वो सारे डेटा पॉइंट मतलब उन सबके एक्स का मीन हमें निकालना है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका हमें काउंट भी निकालना है, तो यहाँ पर काउंट भी निकाल लेंगे। तो एक बार मीन निकालेंगे, उसको म्यू आई 0 में स्टोर कर लिया और काउंट उसका एन आई 0। इसी तरीके से जहाँ जहाँ क्लास 1 है उसका मीन और उसका काउंट, उसी तरीके से जहाँ जहाँ हमारा क्लास 2, यहाँ पर देखो गड़बड़ हुई है 2, ठीक। इसी तरीके से जहाँ पर हमारा क्लास 2 होगा उसका मीन और उसका काउंट, ठीक है। अब इन सबको प्रिंट भी करा के हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि म्यू आई जो ओवरऑल मीन आया वो आया 3.75, और जो सेटो आई मीन क्लास 0 से जितने फ्लावर बिलोंग कर रहे हैं उनकी पेटल लेंथ का मीन है 1.464, और जो क्लास 1 से बिलोंग कर रहे हैं उन सारे फ्लावर की पेटल लेंथ का मीन ये है, और जो क्लास 2 से बिलोंग कर रहे हैं उनके सारे फ्लावर का पेटल लेंथ का मीन 5.52 है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया अपने फॉर्मूले में, हम लोगों ने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। तो अब हमें इस फॉर्मूले में रख देना, मतलब सबका मतलब n को इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके फिर सब जोड़ देना है, ठीक है।
मतलब क्या, फिर से देखते हैं। एन जे मतलब एन जे जो हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट कर रखा है, N0 N1 N2। इसी तरीके से आई म्यू आई ज़ीरो आई वन आई टू, और ये क्या है आई जो डिफरेंट डिफरेंट आई है जो मल्टीपल रोज है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हुए सबका समेशन करना है, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले N0 और फिर म्यू आई ज़ीरो माइनस म्यू आई और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से N I1 म्यू आई वन माइनस म्यू आई, मतलब ये क्लास जीरो का म्यू है माइनस होल म्यू मतलब पूरे एक्स फीचर का म्यू। इसी तरीके से यहाँ पर क्लास वन का म्यू है, और ये पूरे फ्लावर का मतलब पूरे एक्स फीचर का मीन है। उसी तरीके से क्लास टू के लिए सबका हम लोग को करेंगे और हमें सबका सम करना है फिर, ठीक है। तो हमारा नॉमिनेटर निकल आएगा। तो ये हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास तीन कैटेगरी थी तो तीन समेशन हमारे पास होंगे, हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमें कैलकुलेट करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, एन जे इंटू वेरियंस का स्क्वायर। तो हमें पहले वेरियंस निकालना पड़ेगा, तो जैसे मीन निकालना है वैसे वेरियंस निकालेंगे। तो क्लास वन का वेरियंस हम निकालेंगे, क्लास जीरो का वेरियंस निकालेंगे, क्लास टू का वेरियंस निकालेंगे, और रो आई वन रो आई सॉरी रो आई वन आई जीरो और आई टू, थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम उसी फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, एन को रो का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है, एन आई जीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रो आई जीरो का स्क्वायर से, ठीक है। फिर एन आई वन, फिर रो आई वन का स्क्वायर, फिर एन आई टू इंटू रो आई टू का स्क्वायर, और फिर इन सब का सम कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर निकल आएगा। ओके, ये हमने एग्जीक्यूट नहीं कराया है तो इसको भी एग्जीक्यूट करा लें, फिर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर का रैंक मतलब एग्जैक्टली एफ स्कोर हम लोग निकालेंगे। ये रैंक नहीं स्कोर है, एफ स्कोर है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। वेरी सॉरी। तो हमें यहाँ पर फिशर का स्कोर पता चल गया, फिशर स्कोर आई मीन पेटल लेंथ का स्कोर पता चल गया है, ठीक है। पेटल लेंथ और फाइनल क्लास लेवल का स्कोर पता चल गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस स्कोर को हमें मैच कराना है टेबल से, है ना। अब टेबल से मैच तभी करा पाएंगे जब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो जो पहला फीचर है जो फाइनल क्लास लेवल है उसमें तीन क्लासेस हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी 3 - 1। तो इस डी एफ वन हमारा निकल आया क्या 1, और एक्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इसमें टोटल कितने रोज हैं 150 रोज हैं। अगर आप लोग देखेंगे इस डेटा सेट को तो इसमें 150 रोज हैं, ठीक है। तो 150 - 1 मतलब 149। तो डी एफ वन और हमारे पास सॉरी, तो हमारे पास जो डी एफ वन है वो क्या है 2 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकंड फीचर की हमारी क्या है, यहाँ पर डी एफ वन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है हमारी 149, और सिग्निफिकेंस लेवल क्या है हमारा 0.05। अब उसके बाद हम टेबल में चलते हैं और देखते हैं। तो हम लोग इसके 0.05 की पहले टेबल खोल लेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम वन की हमारी क्या है 3 सॉरी 2 है, और सेकंड वाले फीचर की हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 149। तो हम लोग एकदम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब 120 के बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 120 से ऊपर जाती है तो उस केस में हमें इन्फिनिटी मतलब लास्ट रो को कंसीडर करना है। तो हम इस रो और इस रो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम 149 इसको कंसीडर करेंगे। तो हमें जो एफ स्कोर की वैल्यू मिली वो मिली है 2.995। अब 2.995 सपोज यहाँ पर आती है और हमें जो वैल्यू मिली 61, जो हमने टेस्ट किया अभी अभी, यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिली है, हमें मिली है 61। तो अगर हम लोग इस अ, इस इस डिस्ट्रीब्यूशन से चलें तो 2 पॉइंट कितना है वैल्यू 2.995, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट की वैल्यू वो 2.995 है, और जो हमारी जो वैल्यू निकली वो इधर कहीं बहुत दूर निकली है। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब नल हाइपोथेसिस एकदम रॉन्ग है, स्ट्रांगली रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आई 2.995 और हमारे स्कोर से जो निकली है वैल्यू वो है 61, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसको एकदम हम नल हाइपोथेसिस को स्ट्रांगली क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और अल्टरनेट को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब पेटल लेंथ और फाइनल क्लास लेवल दोनों हाईली डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आया है। ठीक है, तो हम पेटल लेंथ को कभी भी रिमूव नहीं करेंगे क्लासिफिकेशन टास्क में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ से ये काफ़ी दूर आया। मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हुई है। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने मानी थी कि पेटल लेंथ और क्लास लेवल इंडिपेंडेंट है, पेटल लेंथ से कोई मतलब नहीं है क्लास लेवल का, हम लोगों ने ये माना था। जबकि हम लोगों के आउटपुट से क्या पता चला कि ये दोनों हाईली डिपेंडेंट है, तो मतलब पेटल लेंथ के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फिशर स्कोर निकाल के चेक करते हैं कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से दूसरे फीचर का निकालेंगे तो उसका पता चलेगा, तीसरे फीचर को निकालेंगे तो उसका पता चलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अलग अलग फीचर का हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो टोटल जो भी हम लोगों ने कोड लिखा मैंने उसको एक फंक्शन में डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दो चीज़ें रिसीव करेंगे, पहला फीचर और सेकंड फीचर, और फिर यहाँ से रिटर्न करेंगे फाइनल स्कोर। ठीक है, फाइनल स्कोर, ये रैंक नहीं है, स्कोर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग जितने भी अब हमारे डेटा सेट में फीचर्स हैं, जैसे हमारे डेटा सेट में 4 फीचर है ना, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। ठीक है, एक एक करके इस फंक्शन में भेजेंगे और उसका स्कोर हमें ये फंक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो हम एक फॉर लूप लगा रहे हैं, फॉर लूप पेटल लेंथ, सॉरी सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, एक एक पेज फीचर वहाँ पर भेजेंगे, मतलब फीचर स्कोर में भेजेंगे जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, तो वो हमें रिटर्न करके देगा, क्या स्कोर रिटर्न करके देगा। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला सेपल लेंथ की वैल्यू आई है 5, सेपल विड्थ की वैल्यू आई 5। तो अगर हम लोग इस स्कोर टेबल में देखें तो हाँ ये कहीं 2 के आसपास हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़े, अभी तो हमारी जो सिग्निफिकेंस लेवल है 0.5, उसके हिसाब से तो अभी भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़े कम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिटिकल वैल्यू और जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस कम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कम इम्पॉर्टेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस आई वो रॉन्ग आई है। ठीक है, तो सब में देख सकते हैं, जैसे सेपल लेंथ में 5 आई है 5.05, सेपल विड्थ में 5.27, तो पेटल लेंथ में 61 है और पेटल विड्थ में 219 है। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर हमारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इवन सीक्वेंस भी देख सकते हैं, अगर हमें रिमूव ही करना है, अगर सपोज बहुत ज़्यादा फीचर और रिमूव ही करना है, तो इन दोनों में से कोई एक फीचर रिमूव करेंगे, लेकिन इन दो फीचर को रिमूव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि देखो अलग अलग फीचर के लिए हम लोगों ने स्कोर निकाला और उसको कंपेयर किया टेबल के स्कोर से। तो अगर ये फीचर ग्रेटर देन है टेबल के स्कोर से तो ये फीचर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये फीचर ऑलमोस्ट सभी सारे फीचर निकले हैं टेबल के स्कोर से ग्रेटर ही निकले हैं, तो सारे फीचर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग इंडिविजुअल कोडिंग करके हम लोग कर सकते हैं कोड को। ठीक है, अ, मैंने कुछ चेंज भी किए हैं। ओके ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। एक सेकंड, कुछ चेंज यहाँ पर हमने एक गलती कर रखी है, यहाँ पर 0 की जगह 2 होना चाहिए था, तो एक थोड़ी सी गलती कर रखी, मे बी अब डेटा थोड़ा सा चेंज हो, है ना, स्कोर थोड़ा सा चेंज हो, एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट उतना ही है, ऑलमोस्ट उतना ही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया, इस तरीके से फिशर स्कोर निकालते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं हम लोग, और उस टेस्टिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इस फीचर को रखना है कि रिमूव करना है। ठीक, अब
जो चीज़ हम लोगों ने मैनुअली की है, अगर उसको सपोज हमें किसी उससे करना है, लाइब्रेरी से करना है, तो कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एसके फीचर नाम की एक लाइब्रेरी है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो क्या इंस्टॉल कैसे करेंगे? सिंपल कमांड है pip इंस्टॉल एसके फीचर चैपर्स, ठीक है। ये टाइप करेंगे तो हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको इस एसके फीचर के अंदर, फंक्शन के अंदर, सिमिलैरिटी बेस्ड के अंदर फिशर स्कोर नाम का फंक्शन है, उसका यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। इस फिशर स्कोर में आप डायरेक्ट डेटा फ्रेम पास कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे फीचर पास कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक एक का पास करने की ज़रूरत नहीं, सारे फीचर पास कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पूरा डेटा सेट रीड करते हैं और इस डेटा सेट के जितने भी फीचर हैं सारे के सारे सेंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फीचर है क्या, आईडी है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीसीज भी है। तो हम पूरा ही सेंड कर देते हैं। तो स्पीसीज के साथ जो इसकी सिमिलैरिटी आनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो स्पीसीज के साथ, ठीक है, स्पीसीज के साथ सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। खैर एक काम करते हैं, इसको हम रिमूव कर दे, स्पीसीज को नहीं करते हैं, ठीक है। स्पीसीज डॉट, सॉरी, df डॉट ड्रॉप। तो हम क्या कर रहे हैं, फिशर स्कोर के अंदर फिशर स्कोर फंक्शन में हम लोग पास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नमपाई एरे ही पास करना है आपको, डेटा फ्रेम नहीं पास करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। हम क्या कर रहे हैं, तो जो हमारा डेटा फ्रेम है उस डेटा फ्रेम में से स्पीसीज ड्रॉप करके बाकी सारे फीचर हम नमपाई में कन्वर्ट करके तब सेंड करेंगे। और जो वाई लेबल है, फाइनल लेबल है, जो डीएफ और स्पीसीज, उसको सेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, मतलब स्पीसीज छोड़ के बाकी सारे फीचर, ठीक है। मतलब सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, मतलब टोटल डेटा फ्रेम से जब स्पीसीज हटा देंगे तो बाकी सारी फीचर बचेंगे, तो इसलिए यहाँ ड्रॉप लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद np डॉट एज एरे डी एफ स्पीसीज, मतलब ये फाइनल जो क्लास लेवल है, ठीक है, फाइनल आउटपुट लेवल, वो सेंड करेंगे। और फिर ये फिशर स्कोर हमें स्कोर नहीं रिटर्न करके देता है, ये रैंक रिटर्न करके देता है कि कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ओके, यहाँ पर एक चीज़ हम भूल गए। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फीचर की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो कौन सा बता रहा है हमें, यहाँ पर हमें 5 चीज़, अच्छा ओके ओके, ये आईडी के लिए है, ये उसके लिए सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ठीक है। इसके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा फीचर हमें पता चल रहा है, 1 2 3 समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट मी चेक। के कुछ काम करते हैं, हम पूरा डेटा सेट पास करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, और फिर उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। np डॉट एज अरे df, ओके ओके, इसने, ये है हमारा आईडी के लिए, ये है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेटल लेंथ, फिर पेटल विड्थ है, फिर सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। आईडी से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 आया, ठीक है। वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, सही से ड्रॉप नहीं हुआ, कुछ और रीज़न रहा होगा, ठीक है। देखते हैं फिलहाल। अब इसको अगर हमें प्लॉट करना है तो सिंपल हम लोग प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग प्लॉटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको हम दोबारा से नहीं बताएंगे, बट इसको हम लोग प्लॉट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है पेटल लेंथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पेटल विड्थ, सेपल लेंथ फिर है, तो उसके बाद सेपल विड्थ है, ठीक है। तो लाइब्रेरी के थ्रू भी आप लोग इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो, पूरा कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी फिशर टेस्ट के बारे में। फाइनल
हमें ये पता चलता है कि अगर आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मिलेगा, बट स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है, बस ये मिलेगा। बट अपने लिखे हुए कोड से आप लोग स्कोर भी गेन कर सकते हो कि क्या स्कोर आया है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो में आप लोग कमेंट करके लिख सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है अगर तो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनोवा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ देखेंगे उसके बारे में। और उसके बाद और भी काफ़ी सारे टेस्ट हमें करने हैं अभी, जैसे स्पीयरमैन टेस्ट है, पियर्सन टेस्ट है, केंडाल टेस्ट है। फिर उसके बाद डायमेंशन रिडक्शन में हम लोग देखेंगे पीसीए या टिस्ने। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, कल मिलते हैं। ओके, ओके, कोई कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम कमेंट में ही आप लोगों को सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए।